अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ संजय हैं। बीमारी का इलाज कर सकते थे पर उसको रूट कॉज एड्रेस करने के लिए मुझे लगता है इससे बड़ा अवसर कोई नहीं था। जो उपयोग होती है, जो यहाँ की बोली है बघेली, वो उस लैंग्वेज में बात करते होंगे, तो आप क्या समझ पाते हो या फिर कोई ट्रांसलेटर जैसा यूज करते हैं? पर बुंदेली एक बार समझ में आएगी तो बघेली के भी मुझे कई वर्ड्स अपने आप समझ में अभी आ जाते हैं। यह है कि प्रधानमंत्री आवास के द्वितीय किस्त लगभग लोगन का जारी नहीं है। करीबन 14,500 आवास ऐसे हैं रीवा में जो इनकम्प्लीट या अपूर्ण स्थिति में है। नहीं, महिलाओं के खाते में पैसे लगभग जा रहे हैं अभी 3,93,000, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। जो 21 साल तक की जो हमारी बहनें हैं उनको भी इसमें लाभ दिया जाना है। 21वीं सदी की ओर हम बच्चे अग्रसर हैं, उसके बावजूद संघर्ष करे का पड़ रहा है। आज युवाओं के अंदर एक बड़ा क्रेज है इस सर्विस के लिए, तो उनके लिए क्या मोटिवेशनल आप है कि बंगला, गाड़ी, बाकी सब जो एम्यूनिटीज़ उसके साथ आती है उस पर लोगों का ज़्यादा ध्यान है। मैडम ने उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दे दिया कि अपने सिविल मतलब SDM पद से कि उनके गृह प्रवेश में नहीं जाने को उनकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई। उनका पति सफाई कर्मी था और इस वजह से उसने मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ा के SDM बनाया, लेकिन अंततः जब वो SDM बन गई तो वो अपने पति जो सफाई कर्मी था उसको छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो है लगातार गाँवन का समृद्ध और सुदृढ़ बनावे के प्रयास की जाला है, वह तारतम्य में डॉक्टर सौरभ जिला पंचायत CO रीवा के द्वारा जो है लगातार गाँवन के भ्रमण के साथ साथ उनका दौरा किनगा और लगभग 4 महीना अपना के द्वारा या रीवा जिला पंचायत के जो है अपना का दायित्व सौंपा गया है। तब जाने के प्रयास करी थे कि आखिर रीवा के गाँवन के तस्वीर में कितना जो है कितना बेहतर हो पाए हैं और का कुछ प्रयास करे के अपना के कार्य योजना है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम करे इस तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत के। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ संजय हैं, जे IAS अधिकारी हैं। सर, ये बघेली न्यूज़ चैनल है इसलिए मैं शायद आप थोड़ा, क्योंकि ये आपकी वर्किंग, अच्छा सर आप थोड़ा अपने बारे में आम जनता को बताएं कि क्या कैसे सफ़र की शुरुआत हुई, डॉक्टर से फिर आप IAS में आपका स्विच करना, ये सब थोड़ा सा क्या है रेयर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि डॉक्टर भी एक बड़ा सम्मानित और बड़ा अच्छा पेशा माना जाता है और उसके बाद आप ये सिविल सर्विसेज में आने का क्या कैसा ये रहा? वैसे अगर स्पेसिफिक कारण कहा जाए तो ऐसा कुछ ये नहीं है। पहले से मुझे इंटरेस्ट दोनों फील्ड में था मेरा। वैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव ज़िले से मैं आता हूँ और मुंबई में मेरे मेडिकल की पढ़ाई हुई है ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में। मुझे इक्वल इंटरेस्ट था मेडिकल में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिक कारण नहीं रहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा प्रेफर करूँ मेडिकल से, पर इंटर्नशिप में जाने के बाद कुछ न एक ऑप्शन करियर का कभी भी चुनना पड़ता है। तो ये एक माध्यम मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें बहुत सारी जो बहुत सारे पहलू होते हैं जीवन के, उसको टच किया जा सकता है। जैसे हेल्थ में मैं अगर करूँ तो हेल्थ में मैं पेशेंट रिलेटेड मेरा अप्रोच रहेगा, पर स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए अगर मैं पब्लिक हेल्थ में करूँ तो उनको रोज़गार दिलाना, उनकी अनाज के लिए PDS के लिए कुछ करवा पाना, उनके बाकी न्यूट्रिशन का एस्पेक्ट का देख पाना, लाइवलीहुड का कुछ कर पाना, ये एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही संभव होता है, जो एक डॉक्टर को कई बार पॉसिबल नहीं हो। हम तो सिर्फ बीमारी का इलाज कर सकते थे पर उसको रूट कॉज एड्रेस करने के लिए मुझे लगता है इससे बड़ा अवसर कोई नहीं था। इसलिए मैंने सोचा था कि एक प्रशासकीय सेवा में हम करेंगे प्रयास। इस तौर पर सर, अब बात बघेली न्यूज़ चैनल है, मतलब आप जब काम करते हैं तो अमूमन गांव के ही लोग आपके पास आते हैं, जनप्रतिनिधि भी गांव का ही आता है। अमूमन भाषाएं जो उपयोग होती है, जो यहाँ की बोली है बघेली,
वो उस लैंग्वेज में बात करते होंगे, तो आप क्या समझ पाते हो या फिर कोई ट्रांसलेटर जैसा यूज करते हैं उसके लिए? अक्सर तो ज़्यादातर बात तो मैं समझ जाता हूँ कि किसको क्या कहना है। इसके पहले मैं एसडीएम के रूप में जतारा जो है टीकमगढ़ में वहाँ रहा हूँ। वहाँ पर बुंदेली भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता था, तो इनिशियली मुझे वहाँ पर समझने में थोड़ा सा ये हुआ, पर बुंदेली एक बार समझ में आ गई तो बघेली के भी मुझे कई वर्ड्स अपने आप समझ में अभी आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें मुझे वैसे तो नहीं होती है, तो समझ जाता हूँ बाकी सब चीज़ें। ये तो अच्छी बात थी कि कम से कम एक अपने बोली भाषा का समझे वाले अधिकारी लगभग ऐसा हो ही चाहिए जे पब्लिक के साथ जो है बातचीत का पहले तो समझ सके, तब तो उनका समस्या के निदान हो पाए। सर, एक बड़ी समस्या है, जब अपना बघेली समझी थे तो हम बघेली में बात कह ली थे। सर, एक बड़ी समस्या यह है कि प्रधानमंत्री आवास के द्वितीय किस्त लगभग लोगन का जारी नहीं भय। लोगन की स्थिति यह है कि बरसात में घर के स्थिति यह हो गई कि सर में छत नहीं है। लोगों को बड़ी समस्या है इसके लिए कि अब आखिर वो रहे कहाँ। तो उसके लिए क्या है सर, प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय किस्त के लेकर क्या कार्य योजना है, क्या सरकारों के निर्देश है, कुछ बताएं। इसमें आपको बताना चाहूँगा तकरीबन 1,40,000 आवास मुझे लगता है अनुमानित जो फिगर है जो रीवा में सैंक्शन हुए थे। आज की स्थिति में देखा जाए तो करीबन 14,500 आवास ऐसे हैं रीवा में जो इनकम्प्लीट या अपूर्ण स्थिति में हैं। उसमें से बहुत सारे आवास जो है वो पिछले 2 साल में हमें प्राप्त हुए हैं जो इनकम्प्लीट में है। फिर भी हमारा 90% रीवा ज़िले का कंप्लीशन अभी तक रहा है आवास कंप्लीट करने का। रही बात पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त की, तो पहली किस्त में मुझे लगता है तकरीबन 5,000 ऐसे आवास है जिनको अभी सेकंड किस्त नहीं मिली हुई है, और बचे हुए 10,000 जो है आवास हमारे वो सेकंड और थर्ड किस्त में है जो ऑन गोइंग है। इन 5,000 आवासों में से भी तकरीबन 2,500 आवास हमारे ऐसे हैं कि जो प्रक्रियारत है, मतलब प्रगतिरत है, उसमें भी दिक्कत नहीं आ रही है। जो प्रॉब्लम आ रहा है जो 2,500 जो बंद है, और कुछ एक हमारे 700-800 आवास जो सेकंड और तीसरे में बंद है उनको शुरू करवाने की आ रही है। इसलिए हम एक जुलाई माह में एक हितग्राही सम्मेलन भी करा रहे हैं जिसके ज़रिए उनको मोटिवेट भी किया जाएगा। अगर किसी की जियो टैक्स से रिलेटेड समस्या है तो उसका भी समाधान किया जाएगा। कई बार तीसरी एक समस्या होती है कि मृत्यु हो जाने के बाद उनके नाम जल्दी जुड़ नहीं पाते या उसमें नियम क्लियर नहीं होते ग्रामीण स्तर तक कि इसमें क्या करना है। जैसे पीएम आवास की आईडी में किसी का नाम जुड़ा है तो उसका नाम उसके नेक्स्ट मेंबर को मिल जाता है, तो उनको हम दिलवा सकते हैं। अगर किसी का नाम नहीं है, उनके बच्चे हैं पर पीएम आवास की आईडी में उनका नाम नहीं है, तो उनको एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट सिविल न्यायालय से मिल जाता है। उसको दिखाने के बाद उनको आवास का लाभ दे सकते हैं। तीसरा एक प्रावधान है कि जिसमें वारिस ही नहीं है, ऐसे कुछ आवास हमारे यहाँ पर पेंडिंग है जो भी हम अभी छांट रहे हैं। ज़्यादातर आवास जो हमारे लंबित है, जिसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जो शोषित वंचित सेक्टर्स है, हैंडीक्रैप्ट लोग होंगे, विधवा महिलाएं होंगी, सिंगल हेड होगा फैमिली का, उसमें कुछ आवास फंसे होंगे, कुछ SC/ST परिवार होंगे, उनके आवास जो कतार में है या उनके आवास प्लस में नाम नहीं जुड़ पाए, तो ऐसे लोग को हम आवास दिलाने का प्रयास करेंगे जिनके कोई वारिसान नहीं है और जो अपूर्ण पड़े हुए हैं। तो कुल मिला के ऐसी हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। तकरीबन इसी महीने में जून माह में, पिछले गए जून माह में हमने 2100 आवास पूरे ज़िले में बनाए हैं। मतलब ये भी स्टेट में ऑलमोस्ट हम टॉप 2-3 में आवास रीवा ज़िले में बनते हैं, पर अभी भी आवास इनकम्प्लीशन की हमारे यहाँ पर संख्या है। इसलिए हमें और भी अगले 3 महीने में मेहनत करने की आवश्यकता है जिससे थोड़ा हम बेहतर स्थिति में आ पाएँ इसमें। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो गरीबन खातिर एक वरदान जैसा है, जो मतलब जिनके लगे घर नहीं रहा, लेकिन यह सर के कहब है कि बहुत जल्द वो लोगन के आवासन का पूर्ण किन जाई जो अपूर्ण है कौनो कारण से हैं, और उन्हों के कारण के पता लगाए कि जल्द से जल्द वो आवासन का पूर्ण किन जाई, उनका राशि दी जाए। सर, एक बड़ी योजना आई है लाडली बहना योजना, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ये एक बड़ी योजना है। लगभग कितने रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ हुए हैं और द्वितीय फेज़ भी चालू होने वाला है, ऐसी कुछ सूचनाएं अभी मतलब मीडिया तक जारी हुई है। क्या कुछ सच्चाई है इसमें और क्या कुछ तैयारियां हैं? इसमें रीवा की अगर बात कही जाए तो रीवा में तकरीबन 4 लाख पंजीयन जो लाडली बहनाएं हैं उनके अभी तक हो चुके हैं। उन 4 लाख जो हमारी जो सभी बहनें हैं उनमें से 3,93,000
तकरीबन जो महिलाएं हैं उनके आधार से लिंक्ड हो गए अकाउंट और उनके डीबीटी एनेबल्ड हो गए और तकरीबन इतने ही महिलाओं के खाते में पैसे लगभग जा रहे हैं अभी 3,93,000, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। रही बात इसमें जो योजना का सेकंड फेज़ आने की, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें बताया भी था, मुझे लगता है जल्द ही इसके निर्देश भी जारी होंगे। जो 21 साल तक की जो हमारी बहनें हैं उनको भी इसमें लाभ दिया जाना है, तो उसका भी सर्वे की प्रक्रिया अभी हमारी प्रारंभ होगी और उसके ज़रिए उनको लाभ दिया जाएगा उसके तहत। सर, आपने लगभग महाराष्ट्र और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में आए आप। सर, रीवा आप आते हैं और रीवा में आए हुए आपको 4 महीने हुए हैं। 4 महीने हर गांव, टोले टोले, मजने आपने घूमा। क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं इस रीवा के गांव में और समस्याओं का क्या कुछ समाधान आपने ढूंढने का प्रयास किया? सबसे पहले बता रहा हूँ, जो ये बहुत बड़ा ज़िला है मध्य प्रदेश का, मुझे लगता है सबसे बड़ा ज़िला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ पंचायत सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश राज्य में। 820 पंचायतें हमारी हैं, 9 ब्लॉक हैं, तो उस हिसाब से बहुत बड़ा ज़िला है। दूसरा, ये ज़िला एक बॉर्डर पे होने के कारण अपने उसके एक चैलेंजेस है। तीसरा, मुझे लगा सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर 3 ब्लॉक्स में थी जो पेयजल से रिलेटेड थी, चाहे वो रायपुर करचुलियान हो, चाहे सिरमौर हो, हनुमाना का कुछ पार्ट है जो हमारा ट्राइबल एरिया है। तो मुझे लगता है कि उसमें जल जीवन मिशन के तहत हम कितना अच्छे से पानी पहुंचा पाएंगे लोगों को। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल को यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसमें रीवा बाणसागर जो योजना है उसके तहत जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल निगम जो काम कर रहा है घर घर पानी पहुँचाने का, उसमें एक योजना का भूमि पूजन किया। मुझे लगता है वो सबसे आकांक्षी और बहुत ही अच्छी एक योजना रहेगी जिसमें ग्राउंड वाटर पर अपना डिपेंडेंस कम हो जाएगा और उसमें लोगों को जो लिफ्ट करके जो वाटर आ रहा है उसमें से प्योर वाटर उनको घरों में मिल पाएगा। तो उसमें से हमें काफ़ी अपेक्षा है कि उसमें हो जाए। उसके लिए हमने सेमिनार्स, क्योंकि मुझे एक यहाँ प्रॉब्लम ये लगा कि कम्युनिकेशन का, संवाद का बड़ा अभाव है। जो ग्रामीण स्तर पे कुछ नॉलेज डिसेमिनेशन होता है या जो जानकारियाँ जानी चाहिए ग्रामीण स्तर तक वो नहीं जा पाती। जो हमारे जनप्रतिनिधि उन तक भी कई बार वो जानकारियाँ नहीं चाहती। ये प्रॉब्लम मुझे लगा कि यहाँ पर है। तो कलेक्टर महोदय के हमने मार्गदर्शन में यहाँ पर सेमिनार्स भी करवाए उसके, जहाँ तक उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर कर पाए कि ये योजना क्या क्या है, चाहे वो 15 विविध की हो, चाहे नल जल से रिलेटेड हो या बाकी भी योजनाएं हो। तो मुझे लगता है कि उनका जब सहयोग या उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा जनप्रतिनिधियों का या ग्रामीणों का, तो एक बॉटम अप डेवलपमेंट हो पाएगी। अभी थोड़ा सा क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें खुद करवाना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि ये चीज़ें कर लो, पर मुझे लगता है अप्रोच थोड़ा सा मैंने चेंज करने का ये प्रयास किया कि उन्हीं को पूछे कि आपको क्या चाहिए, मतलब उनकी पंचायतों की क्या समस्याएं है, पंचायतों की क्या डिमांड्स है, उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो मुझे लगता है एक बेहतर समन्वय और कोऑर्डिनेशन यहाँ पर हो पाएगा। दूसरा, रीवा ज़िला जिसके लिए मतलब जाना जाता है और गलत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि शिकायतें बहुत होती हैं, पर ये बाहर कहा जाता है कि शिकायतें बहुत होती है, पर ग्रामीण स्तर पर मैं जब गांव में गया तो बहुत सारी शिकायतें हमें जेन्युइन वहाँ पर मिलती है। कहीं ना कहीं खामियां हमारी भी रहती है उसमें कि हम वो पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पाते। कई बार ये भी दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए लोग शिकायतें करते हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा मुझे तो इतने 4 महीनों में लगा कि बहुत सारी शिकायतें, 90% शिकायतें जेन्युइन होती हैं, जिसमें कोई किसी का हितलाभ नहीं है, पर हमारी खामियों की वजह से हम कुछ चीज़ नहीं कर पाए तो लोग शिकायत करेंगे और उसका हमारा दायित्व है कि हम उसको सॉल्व करें या उसको कंप्लीट करें। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई और जितना मुझे लगता है हम फील्ड में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, एक समन्वय प्रस्थापित करेंगे, तो ये कुछ दिनों में शिकायतें भी कम होगी और बेहतर क्रियान्वयन सभी शासकीय योजनाओं का हम कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, अभी आपने एक बड़ी अच्छी योजना का नाम लिया, नल जल योजना। सर, मतलब ये कितने गांवों को इस पे लाभान्वित किया जा चुका है, या क्या योजना ये चालू हो चुकी है या फिर कगार में है चालू होने की? इसमें 2 तरह की है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो पिछले 2 साल से जो योजनाएं चल रही है, तकरीबन उसमें 184 गाँव का हर घर जल पहुंचाने का काम PHE विभाग द्वारा किया गया। अभी करीबन 2326 गांव ऐसे थे जो ये जल निगम की नई योजना जो आई, बाणसागर योजना, उसके तहत उनको कवर किया गया, जिसमें बाणसागर से पानी लिफ्ट होके उनका इंटेक वेल में जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हर गांव में उसको प्रोवाइड होगा। तो तकरीबन ये जो 3 जो योजनाएं हमारी अभी लॉन्च हुई है, जो आगामी 2 साल में पूरी होंगी, उसमें मुझे लगता है कि हर घर में पानी जो
प्योर वाटर है, जो इनटेक वेल से लिया गया है, जो प्रक्रिया करके उसको शुद्ध किया गया है, ऐसा पानी सब जगह पे प्रोवाइड हो जाएगा। निश्चित तौर पर सर के द्वारा जो है आज के ज़रूरत जो है सड़क, बिजली, पानी खातिर 21वीं सदी की ओर हम बच्चे अग्रसर हैं, उसके बावजूदो संघर्ष करे का पड़ रहा है। लेकिन अपना बच्चन के ऊपर उम्मीद है जनता का और हम सब का उम्मीद है कि कुछ बेहतर हुई और यह सड़क, बिजली, पानी के जो जद्दोजहद है वह खत्म हुई। कहे कि अब बात हो चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। सर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आज मूलभूत सुविधाएं ये हैं, जबकि आज आज़ादी के हम 75वीं जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं, फिर भी बात आज गाँवों में सड़क, बिजली, पानी की होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात क्यों नहीं होती? और क्या लगता है आपको कि क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा और आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास इन सभी बातों पर किए? रोज़गार की बात करें तो एक अभी हर महीने रोज़गार दिवस मनाया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम कर रहे हैं कि स्वरोज़गार पर या सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं वो कैसे हो पाए, बैंक्स के माध्यम से उनको ऋण कैसे अच्छे से अच्छे मिल पाए, इसमें हमारा फोकस है। हर महीने रोज़गार दिवस होते हैं। दूसरा, अभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का कल लॉन्च होने जा रहा है। वो बहुत अच्छी एक योजना है जिसमें जो लोग काम करना चाहते हैं उनको एक ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल जाएगी और जो एंटरप्राइजेस हैं उनको एक वर्कफोर्स मिल जाएगा काम करने के लिए, और उसमें शासन का सहयोग काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये एक योजना है जो एक गेम चेंजर के रूप में, एम्प्लॉयमेंट के रूप में सामने आ सकती है। इसको बेहतर रंग से हम अगर क्रियान्वित कर पाए तो उसका बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पर हमें कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। रही बात स्वास्थ्य और शिक्षा की, तो सही रूप में आपने कहा कि चैलेंजेस बहुत है। इस बार का हमारा जो रिज़ल्ट रीवा ज़िले का रहा है वो काफ़ी कम रहा था, 55% के अराउंड हमारे रिज़ल्ट रहे, तो बेहतर करने के लिए बहुत स्कोप है। तो हमारा एनालिसिस हम इस तरह से कर रहे हैं कि कहाँ रिज़ल्ट्स हमारे कम आ रहे हैं, उसके कारण क्या है, क्या हुआ टीचर कम है या टीचर होने के बाद में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ प्रॉब्लम है क्या, इसके लिए हमने एक थोड़ा सा एनालिसिस करना अभी से स्टार्ट किया है। उसके लिए हम एक रेमेडियल कक्षाएँ टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए एक पिछले बार जब बैठक हमने ली थी तब टीचर ऑफ द मंथ, क्योंकि टीचर्स को मोटिवेट करना बहुत मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। कुछ टीचर हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर उनको रिकग्निशन कई बार नहीं मिल पाता है, तो हर महीने हमारा एक निर्णय हुआ है कि एक जो अच्छे टीचर्स हैं उनको उनकी ड्यू रिकग्निशन मिलना, उनकी पब्लिसिटी अच्छे से होना, उन्होंने क्या मॉडल्स प्रस्तापित किए हैं वो सबके सामने रखना, ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले और उनको भी एक हौसला रहे कि हम जो कर रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं दखल ली जा रही है। तो ये करने का प्रयास ज़रूर रहेगा। एक टीचर्स का रैशनलाइजेशन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं पर इनरोल्ड संख्या कम है बच्चों की और ज़्यादा टीचर्स है, कहीं पर ज़्यादा बच्चे हैं पर टीचर्स कम है। तो ये एक रैशनलाइजेशन करने की प्रक्रिया हमने शुरू की है। तकरीबन 200 के अराउंड ऐसे शिक्षक हैं वो अतिरिक्त में हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है ऐसे जगह पे, तो उनको रैशनलाइज करके बाकी जगह पे डिवाइड करेंगे तो एक जो इनइक्वालिटी है, जहाँ दूर के एरिया होंगे कई बार ऐसा पता चलेगा वहाँ टीचर्स नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव करना, ये शिक्षा के लिए हमारी इस बार की स्ट्रैटेजी रहेगी जिसमें हम इस बार पूरे साल में काम करना चाहेंगे। स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में भी अपने चैलेंजेस है, जैसे मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो है वो स्टेट के अपेक्षा हमारे ज़िले में उसका एवरेज ज़्यादा है। उसमें भी जो एक एक्सेसिव फोकस हमारा जो सेंट्रल जो होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या मेडिकल कॉलेज पे, इस वजह से पेरीफेरी में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो हमारा जो मेन एम ये है कि इस बार पेरीफेरी के जितने भी हमारे यूनिट्स हैं उनको एक्टिव करें, उनमें सुविधाएं ऐसी दें कि लोगों को वहाँ से यहाँ आना ना पड़े। जो भी बेसिक शिकायतें समस्याएं है उसका समाधान उनको डिसेंट्रलाइज वे में सब हेल्थ सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मिल जाए, वो पूरी सुविधाएं उनको वहाँ मिल जाए। वहाँ जो सॉल्व नहीं हो रही है वो कैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आएगी, तो एक अच्छी तरीके से हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कर पाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मुझे लगता है इस पूरे साल हम उस पर ही काम करेंगे और फोकस करेंगे। निश्चित तौर पर सर के द्वारा जो है लगातार एक उम्मीदन के जो है बात कही जा रही, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर हर कोई कायम है और बेहतर करे के अपना के मन में वह हौसला है कि गांव का कैसा बेहतर करी, कैसा वहाँ के समस्या के समाधान करी। सर, अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं जो आज के नवयुवक,
क्योंकि बड़ी सीमित संख्या में सीटें होती हैं और तैयारियां बड़ी ज़्यादा संख्या में आज युवाओं के अंदर एक बड़ा क्रेज है इस सर्विस के लिए, तो उनके लिए क्या मोटिवेशनल आप कुछ टिप्स देना चाहें या क्या कहें? पहली बात तो मैं खुद को बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस सर्विस में आने का मौका मिला, क्योंकि लाखों लोग इसके लिए तैयारी करते हैं और कितना भी आप हार्ड वर्क कर लो, एक लक का थोड़ा पार्ट रहता है और ऊपर वाले का कुछ आशीर्वाद रहता है जिस वजह से हम यहाँ पर आ पाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत खुद को भाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि मुझे मौका मिला, क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जिसके ज़रिए आप जो चाहे वो सेवा कर सकते हो लोगों की। आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते इतने फील्ड्स में इतने तरीक़ों से लोगों की सेवा कर सकते हो। पर मुझे लगता है मेन इंटेंशन जो सर्विसेज में आने का है वो सेवा का होना चाहिए। मतलब कई बार ये होता है कि पद के अराउंड जो चीज़ें आती हैं हमारी, उसका अट्रैक्शन कई बार ज़्यादा रहता है, इसलिए उस पद का महत्व ज़्यादा है, ना कि इसके बाद सिलेक्शन के बाद हम क्या काम कर पाएंगे या लोगों के लिए हम एक्चुअली जिस कारण से सर्विस में आए वो कर पा रहे हैं कि नहीं। वो कई बार उसको बैक सीट ले लेता है, फ्रंट में आ जाता है कि बंगला, गाड़ी, बाकी सब जो एमिनिटीज़ उसके साथ आती है उस पर लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है। तो मेरा सुझाव या सभी से अनुरोध जो लोग कर रहे हैं प्रिपेयर, उनके लिए वही रहेगा कि हमारा ये तो मीन्स है, हमारे जो अंतिम ध्येय है वो लोगों की सेवा या उनको एक बेहतर तरीके से कैसे शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन होना या उनकी ज़िंदगी में किस तरह से अच्छी तरह से बदलाव हम ला सकते हैं, ये अंतिम ध्येय मुझे लगता है होना चाहिए। और उसको लेकर हम अगर काम करेंगे तो निश्चित ही सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उसमें सक्सेस ज़रूर हमें मिल पाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। वो जज्बा जो है वो लॉन्ग टर्म तक क्या है, ये बाकी चीज़ें बहुत टेम्प्रेरी है, उसका अट्रैक्शन भी टेम्प्रेरी रहता है। तो लोगों की सेवा करने का जो जज्बा है मुझे लगता है वो लंबे समय तक चल सकता है। सर, अब एक सिर्फ आखिरी सवाल आपसे, और ज़रूरी इसलिए क्योंकि सिविल सर्विसेज से जुड़ा है। 2 घटनाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश की एक घटना होती है एसडीएम महोदय की, और एक घटना होती है मध्य प्रदेश में एसडीएम महोदय की। वो दोनों सिविल सर्विसेज से हैं। एक मैडम ने, उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दे दिया कि अपने सिविल मतलब एसडीएम पद से कि उनके गृह प्रवेश में नहीं जाने को उनकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई। और उत्तर प्रदेश में एक मामला आया एसडीएम का कि उनका पति सफाई कर्मी था और इस वजह से उसने मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाया, लेकिन अंततः जब वो एसडीएम बन गई तो वो अपने पति जो सफाई कर्मी था उसको छोड़ दिया। तो ये सब कैसी सोच है, जब इतना आप लोग का आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा, सारी चीज़ें सब जांच पड़ताल सारी होने के बाद, एक इतने टॉप लेवल में बैठने के बाद ये सारी चीज़ें जब सामने आती है तो फिर मन में लोगों के आता है कि भाई इस लेवल में भी लोग इतने अस्थिर कैसे हो सकते हैं? नहीं, इसमें तो बहुत सारे मुझे लगता है फैक्टर्स है। मतलब ये बहुत तरह की पर्सनैलिटीज़ सिलेक्ट होके आती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी प्रक्रिया 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रह जाते हैं। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल ये सबके बारे में तो ट्रू नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कई बार पर्सनली कुछ लोगों की दिक्कतें होती है, कुछ पर्सनल प्रायोरिटीज़ होती है। तो पर्सनली किसी की क्या चॉइस है उसमें तो हम अभी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनकी साइड नहीं पता है कि उनकी क्या उसमें पक्ष है। अगर उनका हम पक्ष सुने, उनकी कुछ अलग साइड हमें पता चले तो हमारा भी ओपिनियन कई बार चेंज भी हो सकता है। तो मुझे लगता है उस बारे में कोई सी पर्सनल इसमें कमेंट करना तो ठीक नहीं है। पर मुझे लगता है कि बहुत तरह के ऑप्शंस है, बहुत तरह के चॉइसेस हमें होते हैं। क्या चुनना है ये हमारी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, और वो जो सही है वो लोग चुन सकते हैं। इस पर सरों की एक मर्यादा है, और सर वो कुर्सी में बैठे हैं जौने माँ एक बेहद जवाबदार और जिम्मेदार व्यक्ति है, और अपना के द्वारा जो अपन बात कही गई, निश्चित तौर पर हर कोहू के अपन खुद के विचार होते हैं। और अपना के द्वारा कहा जा रहा है कि एहू माँ तरह तरह के लोग आवत है, सबके अपन अपन निजी कुछ समस्या होती हैं। शायद एक पक्षी लोग बात कह रहे हैं, दूसरा पक्ष जाने के प्रयास नहीं कर रहे। हालांकि गांव के स्थिति को लेकर लगातार अपने के द्वारा कहा गा कि हम सुधारे के प्रयास कर रहे हैं, और गांव-गांव जाए के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के कैसा नवाचार हो सके एक खातिर काम कर रहे हैं। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।